हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है सीरीज, उसका आज दूसरा वीडियो है। ये हमारा सेट 2 है। यहाँ गलती से आपका सेट 1 लिखा गया है, ये आपका क्या है, तो ये आपका सेट 2 है। तो सेट 2 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग 80 प्लस जीके एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि 6 जून 2025 को रेलवे के जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल, उसमें तीनों शिफ्ट मिला के जितने भी सवाल आए हैं, आज लगभग सवाल होने वाले हैं 85। तो 85 सवाल जो है वो आपका जीके का सवाल जितना भी आ चुका है, जो करेंट अफेयर एक्सक्लूड करके वो सभी सवाल हम लोग करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 80 प्लस यानी 85 सवाल करना थोड़ा सा समय तो आपका लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। बाकी आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपका कितना सही होता है। वीडियो जो आपका प्रीमियरिंग में है 7 बजे से, तो इसमें आप लाइव भी चैट आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से उसका आंसर करते जाइए और मिलाते जाइए और बाद में आप देखिए कि आपका कितना सही होता है। और बाद में भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह वीडियो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का एक सम्मिश्रण है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल जो आपके सामने है वो क्या कहता है वो जरा देखें। सवाल कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है? कंट्रोल ओ या कंट्रोल एन या फाइल ओपन या इंसर्ट न्यू स्लाइड। नया प्रेजेंटेशन तैयार शुरू करने का एमएस पावर पॉइंट में सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो बेहतर तरीका जो इसका है वो कंट्रोल प्लस एन, यानी नया फाइल आपको ओपन करना है, नया आपको प्रेजेंटेशन ओपन करना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? यहाँ है अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया? भूमि सुधार, कराधान, पर्यावरणीय कानून या भाषाई संबंधी कानून? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कराधान कानून। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमारा जो मौलिक अधिकार जो था वो था 7, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था उसका उन्मूलन करके उसको बना दिया गया अब विधिक अधिकार, यानी यह एक अब कैसा राइट है, तो यह एक लीगल राइट है। अब फिर देखिए 31B में शामिल किया गया है कि जैसे कराधान कानून जो है उसको उस पर अदालत में लोग केस ना कर दे मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके, इसके लिए 31B को शामिल किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कहता है कि विंडोज 10 सीएमडी में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी? तो लॉग फाइलों को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड होगा? डिलीट एस्टेरिक लॉग /q या फिर इरेज का या फिर डिलीट का या फिर डिलीट लॉग फिर एस्टेरिक p, क्या कमांड देंगे हम लोग? ये 4 कमांड दिया हुआ है आपका। तो कौन सा कमांड लॉग फाइलों को डिलीट करने का क्षमता रखता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब है ये पहला ऑप्शन। ये कमांड जो है वो विंडोज 10 में, जो यहाँ विंडोज 10 की बात हो रही है, विंडोज 10 में लॉग फाइलों को डिलीट करने का काम करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? टेक्स्ट को खोजने और बदलने का ऑल्ट इंटर कुंजी पर क्लिक करें, होम टैब पर जाएं, रिप्लेस चुनें, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एस दबाएं, एडिट क्लिक करें और फाइंड एंड रिप्लेस चुनें। तो कौन सा तरीका सही नहीं है ये आपको पूछा गया है। तो इसमें जो तरीका सही नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी कोई भी तरीका हम आप करेंगे आपका काम सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल्ट प्लस इंटर में होगा ही नहीं, तो ये तरीका सही कैसे रहेगा? अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कहता है कि 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्ति पुनः प्रदान की गई? जीएसटी करारोपण की शक्ति, नए राज्य बनाने की शक्ति, चुनाव तिथियां तय करने की शक्ति, ओबीसी सहित सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े SEBC का निर्धारण करने की शक्ति। तो 105वां संविधान संशोधन के तहत जो चीज है, आपको यह भी पता है कि यह पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो इसीलिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं माना गया है? तो कांग्रेस में 2 प्रकार के नेता थे, एक गरम दल एक नरम दल, उदारवादी और फिर चरमपंथी। तो उदारवादी नेता नहीं, ये आपको बताना है। अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए अरविंद घोष जो थे वो एक गर्म मिजाज के आदमी थे, बाकी जो तीनों के तीनों थे ये नरम मिजाज के आदमी थे, यानी ये तीनों के तीनों नरम दल के थे। अरविंद घोष के साथ आप सुने होंगे बाल, पाल,
और लाल, ये तीनों भी गरम दल के मेन नेता तो यही तीनों थे ही। अगला सवाल है कुषाण शासक किस धर्म के संरक्षक थे? ईसाई, जैन, बौद्ध या जरथुस्त्र? तो कुषाण शासक कनिष्क कौन सा धर्म का संरक्षक था? तो वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क कुषाण राजा में सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है किस राजवंश के दौरान कुतलुक खाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? कुल मिलाकर दिल्ली का घेराबंदी मंगोलों ने किसके टाइम में किया? सैयद, मुगल, सूरी या खिलजी राजवंश के समय? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब आपका है खिलजियों के समय ऐसा हुआ है, जब मंगोलों ने हमला किया और दिल्ली को काफी नुकसान भी पहुंचाया। अगला सवाल है भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? जो भारत का जो मैदान है, एक है आपका पूर्वी तटीय मैदान और एक आपका क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। तो सवाल यहाँ पूछा है पश्चिमी तटीय मैदान को किस प्रकार के मैदान में वर्गीकृत किया गया? अंतरजलीय, ज्वारीय या फिर इमरजेंट यानी उन्मज्जी या फिर डेल्टा मैदान? तो इसका सही जवाब जो आपका है वो क्या है? अंतरजलीय तटीय मैदान है। ये सब मैदान कैसे हैं? तो अंतरजलीय तटीय मैदान है, क्योंकि ये बहुत सारा ऐसा है जो जलमग्न भी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण संरक्षण और सुधार और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत का संविधान में कब जोड़ा गया? निर्देश मतलब एक कर्तव्य के रूप में 1976, 2002, 1978 या 2011। पर्यावरण को बचाना है, ये बात कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण को बचाना भी शामिल है। तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? बाढ़ लगी सीमा, मरुस्थल, पहाड़ और संधियां या व्यापार चौकियां? यानी वहां क्या है भारत भूटान सीमा में? बेसिकली सवाल ये है। तो देखिए पहाड़ और संधियां हैं, पहाड़ और संधियां, पहाड़ और दर्रे इस प्रकार से हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन या फिर पीकॉक? तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल पूछा गया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ये सवाल भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा हुआ है, तो इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? वैदिक पाठ जो होती हैं उसकी कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? 7, 10, 9 या 11? तो इसका सही जवाब है 11। वैदिक पाठ की 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं। अगला सवाल है गोंडगो चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? गोंडगो चित्रकला में जो ब्रश जो होता है उसे क्या कहते हैं? लिखानी, कुची, कादी या कलम? तो उसे क्या कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कुची। झारखंडी भाषा में कुची हम लोग दातुन जो करते हैं उसे हम लोग कुची बोलते हैं। तो वो एक ब्रश ही तो हुआ जिसे दांत से चबाकर बनाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम निम्न में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? मतलब फाइल का नाम लिखेंगे अगर तो कौन सा अक्षर नहीं लिख सकते हैं? हैश या क्वेश्चन चिन्ह या हाइपन या अंडरस्कोर? तो कोई भी चीज को रीनेम जब आप कीजिएगा, जब आप नाम लिखिएगा उसका दोबारा, तो वहां प्रश्न चिन्ह आप नहीं दे सकते। कभी भी प्रश्न चिन्ह का इजाजत ही नहीं है विंडोज में कि आप दे पाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, सवाल कह रहा है कि यदि न्यायिक समीक्षा के तहत, न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनर्विलिखन जो होता है कोई भी कानून का, उसके तहत अगर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, जैसे कोई कानून बना, कोर्ट में गया और उसके बाद न्यायिक समीक्षा में वो कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, कानून का क्या होगा? इसे पुनर्विचार हेतु संसद वापस भेज देगा कि राष्ट्रपति इसमें संशोधन करेगा? वैध होगा लेकिन अपरिवर्तनीय रहेगा कि निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा? तो आखिर उस कानून के साथ क्या होगा अगर असंवैधानिक हो जाए? इसको निरर्थक यानी बिना काम का घोषित कर दिया जाएगा, वो लागू नहीं होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन को कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उच्चावच, मानसून दाब प्रणाली, महासागरीय धारा या फिर अक्षांश? यानी पवन दिशा के कारण मौसमी परिवर्तन जो होता है उसका मेन कारण जो है वो क्या है? मानसून दाब प्रणाली है। मानसून दाब प्रणाली, ये मानसून दाब प्रणाली कैसे काम करता है इसको भी आपको बताएं। देखिए उत्तर भारत में मई के महीने में यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और इधर से आपका निम्न दाब के क्षेत्र को घेरने के लिए इधर से हवाएं आती हैं और वे हवाएं समुद्र से नमी लिए हुए, बादल लिए हुए आती है और वही बारिश का कारण बनती है। तो यही हुआ आपका
पवन की दिशा में परिवर्तन के कारण जो है वो मानसून दाब प्रणाली का वजह बनना। अगला सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 18, पदार्थ और किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सवाल एएलपी में ही पूछा गया था इस बार ही। वे तेज गति करते हैं, धीमी गति करते हैं, वे गति करना बंद कर देते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो जब आप गर्म करेंगे तो उसके कण तेजी से गति करेंगे, उसकी कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतक में से एक नहीं है। देखिए यहाँ आप एक सीख गए, कितने संकेतक हैं तो 10 हैं। 10 को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या नहीं होगा ये आप जरूर समझ सकते हैं। देखिए बिजली की अभिगम्यता, पोषण, इंटरनेट, स्कूली शिक्षा के वर्ष, तो इसमें से बिजली ये जरूरी है, पोषण ये जरूरी है, स्कूली शिक्षा ये जरूरी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का गरीबी से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को किस चीज के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। यानी पित्त क्या काम करता होगा, जल, वसा, विलय, विटामिनों, ग्लूकोज या एमिनो अम्ल। तो पित्त का कमी से किसका अवशोषण नहीं होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं ये सभी का अवशोषण में कमी होगा और इस सब को पचाने में काफी दिक्कत होगा अगर पित्त उत्पादन में कमी वाला रोगी है उसे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मेन कारण क्या था। भारतीय प्रतिनिधित्व में कमी, नए कानूनों की शुरुआत, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव या उच्च कर। तो 1928 में जो साइमन कमीशन जो आया इसके खिलाफ विरोध मेन किस वजह से हुआ था, आखिर विरोध का मेन कारण क्या था ये बताना है। तो देखिए विरोध होने का वजह है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसका मतलब भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, और इसीलिए साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगाया गया। और इसी के प्रदर्शन के समय आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय की लाठी पड़ने के कारण बीमार हुए और उसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। सवाल यहाँ कह रहा है कि जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं बदलता, विदेशी बन जाता है, अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है, दूसरा जगह का नागरिकता ले लेगा तो भारतीय नागरिकता खोएगा, यहाँ का त्याग करेगा तो भी खो देगा। हालांकि सेम टाइप का सवाल 5 जून को भी पूछा गया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। निम्न में से किस मृदा का जल धारण क्षमता सबसे अधिक है, जलोढ़, काली मरुस्थलीय या फिर लाल मृदा। तो जल धारण क्षमता की अगर बात किया जाए तो सबसे प्रसिद्ध है काली मृदा। काली मृदा की जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होता है और इसे रेगड़ मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे जरूरी मृदा जो है वो कौन है, तो काली मिट्टी है। और भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा है। अगला सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ सवाल कहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आस्की का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपको पता है कि आस्की एक सिस्टम है लैंग्वेज का, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करना, टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना, टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना, इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए डेटा को सुरक्षित एन्क्रिप्शन सक्षम प्रदान करना। तो एक तरह से यह एक मानक रूप प्रदान करने की ओर ज्यादा अग्रसर होता है, इसीलिए सही जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब 3 होगा। टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को दिखाने के लिए क्या क्या कोड होगा, ये सब कोड का एक मानक रूप देने का काम करता है। अगला सवाल रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। सवाल यहां कहता है कि पी ब्लॉक तत्वों के पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें अधातु और उत्कृष्ट गैट शामिल है, बिल्कुल है। इसमें 13 से 18 तक हैं, बिल्कुल हैं। उनका बाहरी विन्यास NH2 NP1 से लेके NH2 NP6 तक भिन्न होता है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। देखिए तीनों के तीनों सेम है, संक्रमण तत्व इन्हें नहीं कहा जाता, क्योंकि संक्रमण तत्व कौन कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो संक्रमण एलिमेंट कहलाते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। सवाल कहता है भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया गया, 1980, 1971, 1969 और या फिर 1956। तो प्रिवी पर्स की समाप्ति कब हुई है, तो 1971 में हुई है। ये प्रिवी पर्स क्या है ये आपको बताएं। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के टाइम में आपको पता है कि भारत में 565 रजवाड़े थे,
भारत को एक करने में आपको ये भी पता है कि भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान है। अब सोचिए कि उस दौरान के जो राजा जो थे, वे राजा भारत के आम नागरिक भला क्यों बनना चाहेंगे? कोई भी नहीं बनना चाहता। तो उन राजाओं को और राजा के बेटा बेटियों को जो क्वीन और यानी रानी या फिर प्रिंस प्रिंसेस का जो दर्जा एक तरह से थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल प्रदान किया गया था, वैल्यू दिया गया था सरकारी तरफ से भी थोड़ा बहुत, तो उसे ही प्रिवी पर्स कहा जाता था। तो वही प्रिवी पर्स का उन्मूलन कब हुआ है? तो इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 में हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य क्या है? 300 गीगावाट, 100 गीगावाट, 500 गीगावाट, 175 गीगावाट। यानी जितना प्लांटेड है उससे के आधार पर कितना का टारगेट किया गया है, ये सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कितना गीगावाट? तो 500 गीगावाट टारगेट है कि 2030 तक। ये टारगेट वाला सवाल आपका बहुत दिन तक पूछेगा, 2030 तक पूछते रहेगा ये सब सवाल। अगला सवाल आपके सामने, कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? मसालों का एक साथ पेषण, यानी एक साथ मसालों का पीसना, खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रधावन, दूध में पास्ता को उबालना, सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। इसमें से परासरण का उदाहरण कौन है? तो परासरण का उदाहरण ये है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन होता है। अगला सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 29। सवाल यहाँ कह रहा है, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? बंदरगाह की गतिविधियों को संभालना और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करना, नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना, सैन्य और नागरिक मुद्दों के समाधान की सहायता के लिए सैन्य क्षेत्रों की देखभाल करना, बेहतर स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय चुनावों को विनियमित करना। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति का क्या महत्वपूर्ण कार्य है ये आपको बताना है। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य ऑप्शन नंबर 2 यानी बी में है, नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। यह अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य है। झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है वह आपका जमशेदपुर है, यह उदाहरण के लिए आपको बताया गया। अगला सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन का स्थान पर यूरासिल का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी यहाँ आपको यह बताना है कि आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरासिल होता है। डीएनए आरएनए में एक ही तो फर्क है, डीएनए में थाइमिन और इसमें यूरासिल। तो बात यह है कि यूरासिल क्यों? थाइमिन अनुलेखन को रोकता है इसलिए आरएनए में, या फिर यूरासिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है, या थाइमिन को राइबोसोम द्वारा पहचाना नहीं जाता, यूरासिल आरएनए का संबंधन को बढ़ाता है। तो उसमें यूरासिल केवल इसलिए है क्योंकि यूरासिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है, यानी यूरासिल आसानी से बनता है, इसलिए वहां यूरासिल है, और थाइमिन उतना आसानी से नहीं बनता है। अगला सवाल रहा, निम्न में से कौन सी जीविका खेती सबसिस्टेंस फार्मिंग की विशेषता नहीं है? उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग, पारिवारिक श्रम का उपयोग, मैनुअल कृषि पद्धतियां, पारंपरिक बीज किस्में। तो देखिए, जीवन के लिए जो खेती की जाती है उसमें पारिवारिक श्रम होता है, मैनुअल यानी हल चलाते हैं, पारंपरिक बीज होता है, लेकिन उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग इसका एक पहचान नहीं है। यह तो एक बड़े स्तर की खेती है, इसीलिए जीविका खेती का विशेषता पहला ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल रहा आपके सामने, भारत में निम्न में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? खुला कुआं, नदी, नहर, तालाब या टैंक? तो भूजल आधारित जो सिंचाई का स्रोत है वो आपका खुला कुआं है। कुआं ऐसे भी खुला ही होता है गांव घर में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। नींबू, सिरका, दही जैसे खाद्य पदार्थों का खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? अम्ल, लवण, एल्केलाइड या फिर क्षार? तो जैसे नींबू जैसे चीजों में अम्ल के कारण ही उसका स्वाद क्या होता है? तो खट्टा होता है। अगला सवाल, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम क्या भूमिका निभाता है? इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के लिए परमानेंट स्टोरेज के रूप में काम करता है, प्रिंटर तक पहुंचने से पहले प्रिंटिंग टास्क को क्यू कर देता है, यह टास्क के बीच में तेजी से स्विचिंग को इनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डाटा निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है, यह कीबोर्ड और माउस जैसे एक्सटर्नल डिवाइस से यूजर के इनपुट कमांड को प्रोसेस करता है। देखिए, रैम का जो मेन काम है वो मेन काम आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ये आपको बताना है। यहाँ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप कई टास्क खोलते हैं तो एक टास्क के दूसरा टास्क में जाएंगे तो उस दौरान तक अस्थायी स्टोरेज को रखेगा और दोनों को याद रहेगा। जैसे आप फोन बंद करिएगा या फिर कंप्यूटर बंद करिएगा, यह आपका चला जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 1, 6, 5 या फिर 2? तो 5,000 से 10,000 के बीच वाले को क्या बोला गया है, ये आपको बताना है। ये शहरों का प्रकार की बात की गई है, तो उसे बोला गया है श्रेणी 5। उसे श्रेणी क्या बोला गया है? तो 5 बोला गया है। देखिए यहाँ जो शहरों की जो आबादी है यह 1 लाख से 50,000, फिर 50,000 से 20,000, फिर 10 से 20 और फिर उसके बाद 10 से 5, फिर 5 से लेकर 0 तक की बात की गई है। और यहाँ शहरों की श्रेणी है। शहरों की श्रेणियां जो मुख्य रूप से 1 से लेके कहाँ तक होता है? तो 1 से लेके 6 तक होता है, जिसमें श्रेणी 1 से लेके श्रेणी 6 तक सभी शहरों को एक बार थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो श्रेणी 1 जो होता है उसका आबादी 1 लाख से अधिक होता है, उसे श्रेणी 1 का शहर बोलते हैं। और श्रेणी 2 वाला जो शहर होता है उसका आबादी आपका 50,000 से लेके वो 1 लाख तक होता है, यानी 100 के तक। और श्रेणी 3 जो होता है उसका आबादी 20,000 से लेके 50,000 तक होता है। और श्रेणी 4 का जो शहर होता है उसका आबादी 10,000 से लेके 20,000 तक होता है। 10,000 से लेके कहाँ तक? 20,000 तक। और श्रेणी 5 वाला जो होता है वही आपका यहाँ दिया हुआ है, वो आपका 5,000 से लेके कहाँ तक है? 10,000। और श्रेणी 6 जो है वो 5,000 तक वाले को बोला जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने, सवाल यहाँ कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, CR दास या सुभाष चंद्र बोस? तो 1929 वाला जो अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जहां पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा, ब्लॉक स्तरीय समिति, शहरी क्षेत्रों के लिए न्यायिक निकाय, राज्य प्रतिनिधित्व के लिए सलाहकार परिषद। तो देखिए सभी पात्र ग्राम निवासियों के लिए विचार विमर्श के सभा को ग्राम सभा कहते हैं, जिसमें लोग चुने हुए होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI क्या है? ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओरिजिनल सिटीजन आइडेंटिटी, ओवरसीज कार्ड फॉर आइडेंटिटी। तो OCI क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 38। तो सही जवाब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? OCI शॉर्ट फॉर्म है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, MS पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन Ctrl+H का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्द को रिप्लेस करने की सुविधा देता है, शब्दों के कुछ पार्ट की नहीं? यानी पूरे शब्द को, ऐसा नहीं कि जैसे के को रिप्लेस करना है, तो ऐसा नहीं, पूरे को। तो देखिए साउंड्स लाइक, यूज वाइल्ड कार्ड्स, फाइंड होल वर्ड्स ओनली या फिर मैच केस। तो इसमें जो ऑप्शन जो होता है कौन सा केस में हम लोग को पूरे शब्द को रिप्लेस करने का सुविधा देगा, ये पूछा गया है। तो सही जवाब यहाँ तो दिख रहा है फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यानी पूरे वर्ड को अगर हम लोग तलाश करेंगे तो पूरे वर्ड, पूरा वर्ड हमारा रिप्लेस होगा, जैसा हम लोग कहेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40। भारत में निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया? नगर पालिका, समिति परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर निगम। तो किसे बंद कर दिया गया 1992 के बाद? क्वेश्चन नंबर 40। तो सही जवाब है अधिसूचित क्षेत्र समिति को 1992 के बाद बंद कर दिया गया। वो पहले शहरी स्थानीय निकाय हुआ करता था, हालांकि अब भी कोई कोई जगह में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। MS वर्ड 365 में माउस बाएं क्लिक से, यानी माउस से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल+ टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर है? अगर हम लोग माउस में राइट क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक करके टेक्स्ट को ड्रैग करें, या फिर अगर हम लोग कंट्रोल दबा के और उसके बाद टेक्स्ट को ड्रैग करें, तो उसके बीच क्या फर्क है? तो ड्रैग करने से मूव होता है और कंट्रोल ड्रैग से कॉपी बनती है। और उसके बाद कंट्रोल ड्रैग करने से फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाता है, ड्रैग करने से टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, कंट्रोल ड्रैग करने से पेस्ट हो जाता है। दोनों क्रियाओं में टेक्स्ट मूव करती हैं, तो दोनों में क्या अंतर है ये पूछा हुआ है। तो देखिए ड्रैग करने से मूव होता है और कंट्रोल ड्रैग करने से कॉपी बनती है। ड्रैग करेंगे तो वही उठ के चला जाएगा, कंट्रोल ड्रैग में क्या होगा कि वो बाकी वहीं पर रहेगा और दूसरा जगह भी चल जाएगा।
निम्न में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? अरावली, विंध्य, कच्छकरण, सिंधु नदी का मैदान, यानी कौन थार रेगिस्तान के आसपास भी नहीं है? तो सही जवाब है विंध्याचल पहाड़ी, जो एमपी में पड़ता है, वो थार रेगिस्तान तरफ कहाँ मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? नगरीय पार्किंग सुविधा के लिए परमिट, सामान्य नागरिक विमानन लाइसेंस, सिंगल रोड टिकटिंग प्लेटफॉर्म, अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। तो एक राष्ट्र एक परमिट से आखिर क्या होने वाला है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखिए, एक राज्य से अलग अलग राज्य में जाते हैं तो सब जगह सुगम होगा, सब जगह भाड़ा सेम रहेगा, और एक राष्ट्र एक परमिट में क्या होगा कि अलग अलग राज्य अलग अलग प्रकार के टैक्स नहीं ले पाएंगे वाहनों से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? कुमार रानी, कुबेर नागा, पार्वती देवी या रूपरेखा? तो शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का एक राजा था, वह किससे शादी करता है? तो सही जवाब है कुबेर नागा नामक कन्या से शादी करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को सुदृढ़ करना, परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो पीएम गति शक्ति किस लिए है? तो इसका सही जवाब है यह परिवहन से संबंधित है, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सुधार करना है, माल परिवहन में। अगला प्रश्न, किस भारतीय अंग्रेज कवि के 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक कविता पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? यानी ये कौन थे जिनका लिखा हुआ है द स्ट्राइडर्स 1966 में? आर पार्थ सारथी, डोम मोरेस, निसिम इजेकल, ए.के. रामानुजन। तो सही जवाब हो जाएगा ए.के. रामानुजन का द्वारा लिखा हुआ जो कविता है द स्ट्राइडर्स 1966 में प्रकाशित हुआ था, उसको पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना और कौन सा आंदोलन या विचार से संबंधित है? वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो किससे संबंधित है? अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, निःशुल्क उच्च शिक्षा, वयस्क साक्षरता मिशन या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा? तो वर्धा प्लान जो है इसमें नई तालीम यानी बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन को जोर देने के लिए इसे लाया गया है। अगला सवाल लाया गया था। अगला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर ऑल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? टास्क मैनेजर ओपन करना, सभी विंडोज मिनिमाइज करना, ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करना या सिस्टम शटडाउन करना? तो ऑल्ट प्लस टैब का मेन मकसद जो होता है वो ओपन एप्लीकेशन के बीच में क्या कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं, यानी एक जगह एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में आप तुरंत में जा सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, NFHS यानी फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 2019 से 21 के बीच हुआ है, के बीच भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचने वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? यानी कितना घर में बेहतर स्वच्छता है? 85%, 70%, 65% या 55%? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है 70% घरों में बेहतर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता सुविधा है। ये सर्वे 2019-21 के बीच, और अगर 2025 में पूछ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि यह स्टैटिक हो चुका है, यह करेंट अफेयर अब नहीं रहा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार कीजिए। यदि कोई यूजर किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है, यानी कोई ऐसा फाइल है जो नॉन एम्प्टी नहीं है, भरा हुआ है, और उसको खाली करने का प्रयास करता है, उसको यानी कोई यूजर बिना किसी रिकर्सिव ऑप्शन के स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करता है। डिलीट डायरेक्टरी का उपयोग करके अगर कोई फाइल को हटाता है तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से डायरेक्टरी के भीतर प्रत्येक आइटम को डिलीट करने के लिए पुष्टि हेतु संकेत देगा कि केवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हटा दी जाएगी और फाइलें सब डायरेक्टरी ऑर्फन हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर की सभी फाइलों और सब डायरेक्टरी को ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा, इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। देखिए, जब आप ऐसा डिलीट करते हैं तो सिस्टम यह समझता है कि वो डायरेक्टरी खाली है, वहाँ कुछ नहीं है। बहुत बार आप फोन में जाते हैं, वहाँ आप क्लिक करिएगा एंड्रॉयड में, वहाँ जाइए, कुछ नहीं मिलेगा साफ से। और अगर आप उसको डिलीट करने का प्रयास करते हैं और उसमें अगर कोई चीज़ रहेगा तो एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम एरर उत्पन्न करेगा और बताएगा कि यह खाली नहीं है जो आप डिलीट कर रहे हैं।
डायरेक्टरी जो है वह एक फाइल होता है जहां कुछ है कि नहीं है वो डिपेंड करता है। वो नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, वह एम्प्टी भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा और बताएगा कि डायरेक्टरी खाली नहीं है, आप उसको डिलीट मत कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसिम एजेकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है, यानी पहला चीज वो क्या लिखे हैं? द अनफिनिश्ड वर्स, शैडोज एंड ड्रीम्स, इकोज ऑफ सोल, ए टाइम ऑफ चेंज। तो नाम भी निसिम एजकिल, इनका पहला लिखा हुआ क्या है, पहला कृति क्या है, ये पूछा हुआ है। तो सही जवाब है ए टाइम ऑफ चेंज, इनका पहला कृति है। अगला सवाल, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक या उद्देशिका? तो सही जवाब है यह नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है, निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला सवाल, गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन देखता था? ग्राम सभा, सामंत, भिक्षु या फिर ब्राह्मण? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अग्रहार जो है वो ब्राह्मणों को दी जाने वाली जमीन को कहा जाता था। तो इसका कार्यभार भी कौन देखेगा? तो ब्राह्मण ही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। सवाल यहाँ कहता है कि निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल शुरू की गई? स्टार्टअप इंडिया या औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, मेक इन इंडिया या स्टैंड अप इंडिया पहल? तो देखिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, इसके लिए शुरू किया गया है मेक इन इंडिया। यानी बुनियादी ढांचा में आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, और जैसे लोहा का उत्पादन, आयरन का उत्पादन, स्टील उत्पादन, ये सब भी इसमें आ जाता है। तो उत्पादन के क्षेत्र में मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा पहल माना जाता है। अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 55। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1904, 1905, 1907, 1906? तो बंगाल विभाजन अगर हुआ 1905 में, तो यह भी 1905 में ही हुआ स्वदेशी आंदोलन का शुरू होना। अगला सवाल है, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर, आदिवरा, आदित्यवर्धन या फिर विक्रमादित्य? तो प्रतिहारों का प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सही जवाब है आदिवराह की उपाधि उसके द्वारा धारण किया गया था। अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड के अधिकारियों ने कहाँ के अंदर स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है? यानी वो गांव को ही हटा दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व, दुधवा, अमनगढ़ या जिम कार्बेट? देखिए यहाँ झारखंड लिख के आसान कर दिया है। झारखंड में इनमें से कौन सा है? तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। बाकी ये दुधवा आपका कहाँ है? तो यूपी में है। जिम कार्बेट कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। और ये अमनगढ़ देखना पड़ेगा कि कहाँ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पाइपलाइनिंग, सीरियल प्रोसेसिंग या फिर ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन या सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन? तो आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे हम लोग पाइपलाइनिंग का संज्ञा देते हैं। अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का सर्वोत्तम न्यायालय में शक्ति निहित है? 143, 131, 32 या 136? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, वहीं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हर की रिट की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें 2 प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए कंपटीशन करते हैं, उसका नाम क्या है? यानी उपन्यास में ऐसा होता है द ग्रेट ब्यूटीफुल लाइफ, फनी स्टोरी, हैप्पी प्लेस या बुक लवर्स? तो एमिली हेनरी का वह उपन्यास क्या है जिसमें ऐसा ऐसा हुआ है? तो वो है ए ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। इसमें 2 प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी के जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि हम लिखेंगे। निम्न में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लॉरेंज वक्र या प्रसृतता अनुपात या श्रम बल भागीदारी दर? तो ये लॉरेंज वक्र जो है ये धन वितरण के असमानता में चर्चा करता है, एक तरह से यह गरीबी की बात करता है। लोक अदालत की कार्यवाही कैसी होती है? समन्वयात्मक,
या तत्परतात्मक, विरोधात्मक, अन्वेषणात्मक। तो जो लोक अदालत रखता है उनका मेन इरादा कैसा होता है, तो उनका इरादा समन्वय वाला होता है, तालमेल के साथ बात को बनाने का इरादा उनका होता है। ऐसा नहीं कि जल्दी या विरोधात्मक या विश्लेषण करेगा सीबीआई जैसा, ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, केल्विन, न्यूटन, जूल या वाट। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा योगदान करता है, वर्षा जल, अधोभूमि सिंचाई, टैंक या ट्यूबवेल और नहरें। यानी भारत में सिंचाई सबसे ज्यादा किससे होता है, तो ट्यूबवेल और नहर से होता है। ट्यूबवेल मतलब बोरिंग। अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 65, मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ, उत्तरापथ किसको किसको जोड़ता था, भारत का पश्चिमी भाग से दक्षिण भाग को, उत्तर से पूर्वी भाग को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, भारत के उत्तरी और दक्षिण भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, या दक्षिण को पूर्वी भाग से। तो जो उत्तरापथ जो था ये अशोक के टाइम की बात है, ये कहाँ कहाँ को जोड़ता था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सही से हम लोग देख भी लें तो देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जो पूर्वी भाग है उसे पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66। सवाल कहता है कि एमएस एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन। तो सेव करने के लिए कभी भी कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं। कंट्रोल एस का उपयोग किसके लिए, सेव करने के लिए। कंट्रोल पी का उपयोग किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल ओ का उपयोग किसके लिए, ओपन करने के लिए। कंट्रोल एन का मतलब किसके लिए, नया के लिए, नया प्रेजेंटेशन या फिर नया पेज, नया फाइल, इसके लिए कंट्रोल एन का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य भूमि और अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था। पोलीगर्स स्थानीय सामंत सरदार को बोला गया है। यह मद्रास प्रेसिडेंसी का बात है। जवाब भी आपको बता दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यह मद्रास प्रेसिडेंसी की बात है, जहां पोलीगर्स यानी स्थानीय सामंत सरदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था जब सैन्य और भूमि अधिकारों को अंग्रेजों ने छीनने का प्रयास किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68, भारत के कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल, यूपी, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम। तो कोन्याक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, सवाल यह है। तो सही जवाब है अरुणाचल और उत्तर प्रदेश में कोन्याक जनजाति पाए जाते हैं। 1 मिनट, सवाल को थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा। इसका सही जवाब आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश होगा, इसीलिए बोला गया कि रिव्यू करना पड़ेगा। अगला सवाल है CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता किसके कारण कम हो जाती है, तापमान, ऑक्सीकरण, समायन प्रभाव या फिर आयन युग्मन। तो देखिए दोनों में लगभग सेम आयन है, इस वजह से समायन प्रभाव की वजह से इसका विलेयता जो है ये कम हो जाता है। तो इसका जवाब क्या है, तो सी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा उपन्यास कर्तुल एन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया और यह भारत के विभाजन पर एक गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। आग का दरिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, पिंजर या उर्वशी। तो ये किताब का नाम क्या है, आग का दरिया, जो कुर्तुल हैदर के द्वारा लिखा गया था 1959 में, जो भारत का विभाजन को बहुत ही अजीब तरीके से दर्शाया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ, 1803, 1845, 1868, 1818। यहाँ पूछा हुआ है साफ साफ कि भील विद्रोह कब शुरू हुआ। तो सही जवाब है 1818 में भील विद्रोह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71। अगला सवाल है, कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट कर देता है, शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल डी, ऑल्ट डिलीट या डिलीट। तो रिसाइकल बिन में भेजे बिना आपको अगर साफ से डिलीट करना है एकदम कंप्लीट, तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना पड़ेगा, सीधे चला जाएगा वो रिसाइकल बिन से गए बगैर वहां से गायब। अगला सवाल, उत्तर भारत का मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है, भाबर, भांगर, खादर या तराई। तो पुराना जलोढ़ से बना हुआ जगह को क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। बाकी खादर नया जलोढ़ से बना हुआ होता है। अगला सवाल, अधिधम्म पिटक निम्न में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है, जानवर की कहानी, लोक कथा, राजनीतिक इतिहास, आचार, मानसिक परिघटना, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। तो देखिए बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, त्रिपिटक, अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, जिसमें अधिधम्म पिटक आचार यानी आचरण से संबंधित है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सुस्पष्ट रिसर्च किए गए MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता और प्रभाव को सर्वाधिक रूप से बेकार कर देता है।
यानी किसी खराब तरीके से करने पर ऐसा खराब हो जाता है। रेफरेंस के लिए स्पीकर नोट, स्लाइड मास्टर टेम्पलेट का गलत उपयोग, स्लाइड के बीच ट्रांजिशन इफेक्ट, वीडियो जैसे मल्टीमीडिया एलिमेंट का एम्बेडिंग। तो देखिए, अगर आपका स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट ही आप सही से यूज नहीं कीजिएगा, पूरा आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि यही आपका मेन चीज है, मास्टर स्लाइड, जो कि आपका हर जगह आपको दिखेगा, हर जगह आपका उसका असर दिखेगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं? ट्रांजिशन टैब का उपयोग करके, इमेज स्लाइड कंट्रोल T या टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करके टाइप करना शुरू करके। तो टेक्स्ट प्लेस होल्डर में क्लिक करके टाइप करना शुरू कर दीजिए, आपका टेक्स्ट ऐड होता जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, डबल क्लिक कीजिए, वहां पर अपने ले लेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद का अधिनियम, नगर पालिका आयुक्त या जनमत द्वारा? यानी नगर निगम की स्थापना आखिर कैसे होती है? क्वेश्चन नंबर 77, तो ये संसद के अधिनियम के द्वारा इसका स्थापना होता है, कहीं पर कभी नगर निगम। हालांकि नगर निगम के लिए 10 लाख से ज्यादा आबादी एक क्राइटेरिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब ऑप्शन नंबर बी है। एमिनो अम्ल में कौन सा प्रकारात्मक समूह सीधे पेप्टाइड अम्ल बनाने में शामिल है? कार्बोक्सिलिक एमिनो, कार्बोल फास्फेट, मेथिल एसिटल या हाइड्रोक्सिल या सल्फाइड्रिल? तो एमिनो अम्ल में कौन सा प्रकारात्मक समूह पेप्टाइड बनाने में शामिल होता है, ये पूछा गया है। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 78। तो ये कार्बोक्सिल और एमिनो ग्रुप। देखिए, एमिनो ग्रुप, एमिनो अम्ल होता क्या है, इसको आप समझिए। RC एक तरफ होता है आपका NH2 और एक तरफ होता है आपका COOH। यही है आपका क्या? तो यही है एमिनो एसिड। अब देखिए, इसमें आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो, ये दोनों के दोनों शामिल होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, और इसी से प्रोटीन बनता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, अप्रैल 2025 में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब और देश सहित 900 पेशेवर करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन जाएगा? ये स्टैटिक रहेगा, इसलिए शामिल किए हैं। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, किलियन मम्बापे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो इसका सही जवाब 900 गोल का जो पहला रिकॉर्ड जो होने वाला है वो किसका है? तो वो रोनाल्डो का है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? अध्यक्ष और 5 सदस्य, अध्यक्ष 7, अध्यक्ष और 3, अध्यक्ष और 4? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, ये पूछा हुआ है। तो एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, सीधा सीधी बात है। अगला सवाल, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल का किस वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक है? यानी किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं? 18 से 29, 30 प्लस 25, 29, 15, 18। तो सबसे ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड किसका है? 25 से 29 का। ये भी लगभग स्टैटिक है। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो देखिए, पश्चिमी वाले को तो जलमग्न बोला गया, अब पूर्वी वाले को बोला गया है। पश्चिम वाले क्या बोले थे? जलमग्न। अब पूर्वी वाले को उद्गामी या फिर चट्टानी या फिर वलित, क्योंकि जलमग्न तो आपका बुक हो चुका है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इमरजेंट कोस्ट, यानी ये तो बनता हुआ कोस्ट है, क्योंकि बन भी रहा है बहुत जगह। 1905 में अंग्रेजों द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 10, 9, 16 या 11? तो जॉर्ज पंचम के आगमन के समय 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, उसी दौरान इसे रद्द किया गया। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? तमिलनाडु में वर्षा, पूर्वी घाट में बर्फबारी, भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा लाना या फिर मानसून को पीछे हटने का कारण बनना। तो शीतकाल में पश्चिमी जेट धारा जो है भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करता है और उससे भारत में भी बारिश होता है, यही कारण इसका है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85 और आज का आखिरी सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने यानी बसने की अनुमति देता है? 19, 18, 15 या 22? तो किसी भी भाग में आप बस सकते हैं, यह आपका आर्टिकल 19 में कहा गया है। आपको कमेंट में बताना है कि आर्टिकल 19 के कितने भाग हैं। आर्टिकल 19 के बहुत सारे भाग हैं, बस आप कोशिश कीजिए कि आप कमेंट में बता पाएँ। उम्मीद करते हैं कि आप बता पाएंगे। तो कैसा रहा ये 85 सवाल? तो उम्मीद है कि ये भी बात आप बताएंगे, आप फीडबैक जरूर दें। फिर हम लोग अगले दिन करेंगे, फिर से हम लोग 80+ सवाल NTPC का। ये आपका होने वाला है कब का? तो 9 जून का हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका 5, 6 को हुआ था, फिर 7 और 8 का नहीं हुआ है, फिर डायरेक्ट आपका 9 को हुआ है। तो चलिए, वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।